द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। 122 बेगुनाह मुसलमानों को अदालत से बाइज्जत बरी किया गया है। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने शनिवार को 122 लोगों को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के सदस्य के तौर पर दिसंबर 2001 में यहाँ यानी कि सूरत में हुई एक बैठक में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया है। 20 साल बाद हुई ये रिहाई अपने आप में किसी कैद से कम नहीं है। क्या इन लोगों के मोहल्ले और शहर वाले कभी इन बेगुनाहों को गुनाहगारों की नज़र से देखना बंद कर पाएंगे? क्या इनके रिश्तेदार बिना किसी झिझक के इनसे पहले जैसे ताल्लुकात निभा पाएंगे? क्या इनके दोस्त अब इन्हें अपने यहाँ दावत दे पाएंगे या इनके साथ घूम पाएंगे या इनसे ताल्लुकात वसी कर पाएंगे? क्या ये लोग अपने आसपास से गुजरने वाले पुलिसकर्मियों को देखकर चौंकना बंद कर देंगे? क्या ये डरना बंद कर देंगे? शायद नहीं। इनकी आज़ादी एक नई कैद होगी। भारत में मुसलमान नाम होना ही काफ़ी है उन्हें आतंकवादी की नज़र से देखने के लिए, और उसी नज़रिए की सज़ा इन बेकसूरों ने 20 साल तक भुगती। 20 साल तक सुनकर रूह कांप जाती है। जेल की दीवारों के बीच अपनों से दूर, खुशियों से दूर, आज़ादी से दूर, एक मुजरिम की तरह 20 साल तक। और इनका गुनाह बस इतना था कि ये मुसलमान है। बात कड़वी है मगर सच यही है। इन सभी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट AN दवे की अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो गई थी, यानी कुल 127 आरोपी थे बेगुनाह। 127 थे, 122 आज उसमें से बरी हुए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन ये साबित करने के लिए ठोस, विश्वसनीय, यानी याद रखिएगा विश्वसनीय और संतोषजनक साक्ष्य यानी सबूत पेश करने में नाकाम रहा कि आरोपी सिमी से जुड़े हुए थे और प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे। कोई विश्वसनीय सबूत अभियोजन पुलिस एजेंसी पेश नहीं कर पाई। अदालत ने कहा कि आरोपियों को UAPA के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सूरत पुलिस ने 28 दिसंबर 2001 को कम से कम 127 लोगों को सिमी का सदस्य होने के इल्जाम में UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। इन पर शहर के संग्रामपुरा के एक हॉल में प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए बैठक करने का इल्जाम लगा था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2001 को अधिसूचना जारी कर सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले के आरोपी गुजरात के कई हिस्सों के अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। जरा सोचिए। अपने बचाव में आरोपियों ने कहा कि उनका सिमी से कोई रिश्ता नहीं है और वो सभी अखिल भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड के बैनर तले हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ना भी तो यहाँ बड़े वर्ग को एक गुनाह लगता है। डर यह है कि अगर पढ़ लिख गए मुसलमान तो अपना हक ना समझने लगें, इस समाज से अपना हक मांगने ना लगें। सिमी पर पहला प्रतिबंध 27 सितंबर 2001 में अमेरिका में 9/11 को हुए हमलों के बाद लगाया गया था। इसके बाद सूरत की अटफ्लाइंस पुलिस ने 28 दिसंबर 2001 को कम से कम 127 लोगों को सिमी का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। UAPA के तहत ये गिरफ्तारी हुई थी। इन पर शहर के एक इलाके में एक हॉल में प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए बैठक करने का आरोप था, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई ऐसा पहला मौका था जब मुसलमान आतंकवाद के झूठे आरोप में फंसे हों? ये कोई पहला मौका नहीं है। जब आतंकवाद के झूठे मामलों में सालों तक जेल में बंद रहने के बाद बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई हुई हो। याद कीजिए तो साल 2000 में साबरमती एक्सप्रेस में धमाका हुआ। उस धमाके के मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत की तरफ से अक्टूबर 2019 को 19 साल बाद सुनाए गए फैसले के बाद इस मामले में आरोपी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के पूर्व शोधार्थी यानी कि स्कॉलर गुलजार अहमद वानी को 16 साल बाद जेल से बाइज्जत रिहा किया गया था। अदालत ने उन्हें साबरमती एक्सप्रेस धमाके की साजिश रचने के इल्जाम से बरी किया था।
इस धमाके में 9 लोग मारे गए थे। किसकी वजह से, वो आज तक नहीं पता। हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध सदस्य 43 साल के वानी और सह आरोपी मुबीन को साक्ष्य यानी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। जब वानी जेल गए थे तब वो 27 साल के नौजवान थे। रिहाई के वक्त वो अधेड़ हो चुके थे और जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। 26 दिसंबर 2016 को दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई जांच के बाद आतंकवाद के आरोपी इरशाद अली को बेदाग करार दे दिया था। लेकिन तब तक इरशाद अली की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। 11 साल तक जेल में रहने के दौरान उन्होंने अपने माता पिता और एक 6 महीने की बेटी को खो दिया था। 6 महीने की बेटी को। जब वो रिहा हुए तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक इंदर इनक्लेव में एक कमरे के घर में वो अफसोस में बैठे मिले। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बेटे अभी भी रहते हैं, लेकिन बेटी के मर जाने का गम अब भी उन्हें है। पुलिस ने आतंकियों के साथ संबंध होने के आरोप में उन्हें 11 साल पहले यानी उस वक्त के हिसाब से हिसाब लगाएं तो साल 2005 में गिरफ्तार किया था। परिवार ने आरोपों से इनकार किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की और आखिर में वो बेदाग निकले। जेल से छूटे पर उनके साथ इंसाफ हो गया, ये सवाल तो खड़ा रह गया। लेकिन क्या वाकई इंसाफ हो पाया? यही सवाल इरशाद और कई लोगों के मन में उठ रहे हैं, उठते रहेंगे। चंद प्रमोशन और मेडल के लिए एक नौजवान के 11 साल हमारे सिस्टम ने जेल की काल कोठरी में बर्बाद कर दिए। आतंकवादी कहे जाने के लिए आपका मुसलमान होना काफ़ी है, आतंकवादी होना नहीं, सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी है। आतंकवाद के आरोपी तो इस देश में सांसद भी बन जाते हैं, दंगे के आरोपी मंत्री बन जाते हैं, और जो बाइज्जत बरी होते हैं वो जिंदगी भर गुमनामी और शक की निगाह से देखे जाते हैं। अब मार्च 2019 की खबर के बारे में आपको बताता हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। महाराष्ट्र के नासिक की एक विशेष टाडा अदालत ने आतंकवाद से जुड़े 25 साल पुराने एक मामले में मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। 25 साल बाद यानी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाने के बाद ये रिहाई मिली थी। अधेड़ बूढ़े हो चुके थे, जवान अधेड़ हो चुके थे। विशेष टाडा अदालत के जस्टिस एस.सी. खाती ने सबूतों के अभाव और टाडा यानी आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देकर इन लोगों को 27 फरवरी 2019 को बरी करने का आदेश दिया था। ये भी आरोप था कि ये लोग महाराष्ट्र के नासिक और भुसावल शहरों से अपने कथित आतंकी संगठन भुसावल अल जिहाद के लिए युवाओं की भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये संगठन कहाँ है? हमारी एजेंसियां आप क्यों नहीं बता पा रही? वो कागजों में क्यों आया? इनकी रिहाई के बाद क्यों गुम हो गया? एनजीओ जमीयत उलमाए हिंद ने या एनजीओ जमीयत उलमा ने इन 11 लोगों जमील अहमद, अब्दुल्ला खान, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद इशाक, फारूक, नज़ीर खान, यूसुफ गुलाब खान, अयूब इस्माइल खान, वसीमुद्दीन, शमसुद्दीन, शेखा शफ़ी शेख, अज़ीज़, अशफाक सैयद, मुर्तज़ा मीर, मुमताज़ सैयद, मुर्तज़ा मीर, हारून मोहम्मद बफ़ाती और मौलाना अब्दुल कादिर हबीबी को कानूनी मदद मुहैया करवाई थी जमीयत उलमा ने। इन 11 लोगों को 28 मई 1994 को देश के कई हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था और कई धाराओं के तहत दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने का बदला लेने और आतंकी प्रशिक्षण हासिल करने के इन पर आरोप लगाए गए थे। जुलाई 2018 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 11 आरोपियों में एक डॉक्टर और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी शामिल है। फिर कहता हूँ, पढ़ा लिखा मुसलमान होना कुछ लोगों के लिए इस देश में अपराधी होने से कम नहीं है। इन पर महाराष्ट्र के भुसावल के एक रेलवे स्टेशन और बिजली संयंत्र पर बम रखने की साजिश रखने का आरोप था। मई 1994 में इन्हें हिरासत में लेने के बाद आरोपियों को कुछ महीने के अंदर जमानत दे दी गई। आरोपियों के खिलाफ टाडा लगाए जाने को लेकर संदेह की वजह से मामला काफी सालों तक अटक गया था। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर मामले की सुनवाई तेजी से करने का आदेश दिया था। इसी के बाद ये लोग बाइज्जत बरी हो गए। ये किस तरह से काम करती है हमारी पुलिस, किस तरह से काम करती हैं हमारी एजेंसियां? लोग पकड़ती हैं इतनी मेहनत के साथ, सबूत पेश नहीं कर पाती और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये किस तरह से काम किया जा रहा है जिसमें सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों के सालों साल बर्बाद हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 2019 में बदलाव कर लाए गए यूएपीए कानून पर विवाद क्यों है।
सरकार को अगर इस बात का यकीन हो जाए कि कोई व्यक्ति या संगठन आतंकवाद में शामिल है तो उसे आतंकवादी करार दिया जा सकता है, सिर्फ यकीन हो जाए तो। यहां आतंकवाद का मतलब आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने या उसमें शामिल होना, आतंकवादी के लिए तैयारी करना या उसे बढ़ावा देना या किसी और तरीके से इससे जुड़ना है। इसमें से किसी बात पर भी अगर सरकार को यकीन हो जाए तो आतंकवादी है। दिलचस्प बात यह है कि यकीन की बुनियाद पर किसी को आतंकवादी करार देने का ये हक सरकार के पास है, ना कि सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला देने वाली किसी अदालत के पास। सरकार अपने आप में अदालत है। कई जानकार मानते हैं कि राजनीतिक वैचारिक विरोधियों को इसका निशाना बनाया जा सकता है और ये डर बेबुनियाद नहीं है, भले ही उनके आतंकवादी होने की कोई बुनियाद ना हो। यूएपीए एक्ट में छठे संशोधन के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले एडवोकेट सजल अवस्थी कहते हैं, यूएपीए एक्ट के सेक्शन 35 और 36 के तहत सरकार बिना किसी दिशा निर्देश के, बिना किसी तयशुदा प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति को आतंकवादी करार दे सकती है। किसी व्यक्ति को कब आतंकवादी करार दिया जा सकता है, ऐसा जांच के दौरान किया जा सकता है या इसके बाद या सुनवाई के दौरान या गिरफ्तारी से पहले, यह कानून इन सवालों पर कुछ नहीं कहता है। मैं क्या कह रहा हूं, इससे फर्क क्या पड़ता है। आतंकवाद की एक आरोपी एक लोकसभा में बैठती है, साध्वी प्रज्ञा उसका नाम है, भोपाल से वो सांसद है, नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानती है, प्रधानमंत्री मोदी भी उसे मन से कभी माफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बीजेपी की सांसद है। लेकिन ये 122 लोग 19-20 साल बाद जब जेल से रिहा होते हैं तो इनके सामने कौन सी ज़िंदगी होती है। ये कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, इनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हें बेगुनाह बताने के लिए खड़ी भी नहीं होती, इन्हें छोड़ दिया जाता है। और इनके आस पड़ोस के लोग इनकी बाइज्जत बरी हो जाने के बाद भी इन्हें शक की निगाह से देखते हैं, यहीं से खौफ खाते हैं, मान लेते हैं कि जो शायद पहली थ्योरी थी वही सही है, और अगर सही भी नहीं है तो ये पुलिस के रडार पर रहेंगे, इनसे दूरी बना कर रहो। क्यों इनके पास जाओगे और तुम भी किसी शक के बिना में, शक के लपेटे में आकर 20 साल अपने बर्बाद कर दोगे। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, पूछना चाहिए कौन जिम्मेदार हैं। इस दौरान उन ऑफिसर्स, उन लोगों ने, उस पूरी टीम ने जिस जिस केस में जो भी मेडल हासिल किए हों, वो सारे मेडल उनके कंधों से नोच लेना चाहिए, उनके वजीफ़ों, उनके प्रमोशंस को नोच लेना चाहिए। उन्होंने जितनी कमाई इस दौरान, जितनी सैलरी ली हो, वो सब जब्त कर लेनी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए और उन्हें जेल की सलाखों में सड़ा देना चाहिए, जो किसी बेगुनाह इंसान की 11, 15, 20 साल खा गए सिर्फ अपने कंधे पर मेडल सजाने के लिए या किसी का हुक्म मानने के लिए। इस तरीके से अगर डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा तो एक बड़े वर्ग में एक बहुत बड़ा उबाल आ जाएगा। ये सोचकर कि हम बेगुनाह होकर भी जेल की सज़ा काटेंगे, यार ये कैसी ज़िंदगी है। और उसके बाद वो बहुत कुछ गलत सोच सकता है। हमें इस तरफ बहुत ठोस काम करने होंगे, हुकूमत को, अदालत को, समाज को, सबको मिलकर ठोस काम करने होंगे, ताकि ऐसे लोगों के अंदर किसी भी किस्म के जो नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं उससे निपटा जा सके। 20 साल क्या, मैं कहता हूँ 20 महीने, 20 दिन कम नहीं होते किसी बेगुनाह को, 20 घंटे कम नहीं होते किसी बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए। हमें एज अ समाज इन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, हुकूमतों को माफ़ी मांगनी चाहिए, भले वो कोई भी हुकूमत हो, जो विपक्ष में थे, जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में थे, उन सब को, हमारी अदलिया को, अदालत को और हमारे समाज को ऐसे लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए जिनके 20 सुनहरे साल काले रंग की तरह बिल्कुल बर्बाद हो गए और उन्होंने न जाने इस 20 साल में जेल के अंदर रहते हुए क्या क्या खो दिया। हमें इनके साथ खड़े होना चाहिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।